क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खुशी एक एक तितली जैसी है? हम जितना उसके पीछे भागते हैं वो उतना ही दूर उड़ जाती है। हम सब इसे पाना चाहते हैं, लेकिन ये असल में है क्या और मिलेगी कहाँ? ये सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और हमारे पास इसके लिए एक बेहतरीन नक्शा है। जोनाथन हैट की किताब दी हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। ये किताब कोई नई सेल्फ हेल्प ट्रिक नहीं बताती, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान और आज के मनोविज्ञान को एक साथ लाती है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार तस्वीर से होती है। हमारे सबके दिमाग के अंदर एक महावत है जो एक विशाल हाथी पर बैठा हुआ है। चलिए आज इसी हाथी और महावत की कहानी से शुरू करते हैं। तो किताब का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली आइडिया है वो ये है कि हमारा दिमाग वो बटा हुआ है। इसे समझने के लिए एक महावत यानी एक राइडर की कल्पना करें जो एक बहुत बड़े हाथी एलिफेंट पर बैठा है। महावत हमारा तर्क है, हमारी लॉजिक वाली सोच जो योजना बनाता है, विश्लेषण करता है। और हाथी हमारी भावनाएं हैं, हमारी आदतें, हमारी वो अंदरूनी इच्छाएं जो बस चाहती हैं कि अभी पूरी हो जाए। देखने में तो ये लगता है कि लगाम तो महावत के हाथ में है, कंट्रोल उसी का है, लेकिन असल में ताकत किसके पास है? बिल्कुल, ये एक धोखा है। असली ताकत तो उस 6 टन के हाथी के पास ही है। महावत हाथी को सिर्फ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे सकता है, उसे सुझाव दे सकता है। लेकिन अगर हाथी ने कहीं जाने की ठान ली तो महावत कुछ नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं। मान लीजिए हाथी किसी चीज से डर गया तो महावत उसे रोक नहीं सकता। वो बस हाथी के साथ साथ घिसटता चला जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर सुबह मेरा अलार्म बजता है, मेरा महावत कहता है उठो, जिम जाना है, सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन मेरा हाथी जो रजाई में आराम कर रहा है वो कहता है नहीं, 5 मिनट और जीत हमेशा हाथी की होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो अंदर की लड़ाई है जो हम सब दिन भर लड़ते हैं। सही बात है। जब हम जानते हैं कि हमें सेहतमंद खाना चाहिए, ये महावत का तर्क है, लेकिन हमारा मन चॉकलेट केक के लिए तड़पता है, ये हाथी की इच्छा है। गुस्सा, प्यार, डर, ये सब हाथी की ताकत है। तो फिर बदलाव कैसे लाएं अगर हाथी इतना ही ताकतवर है? हैरेट कहते हैं कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ महावत से बात नहीं करनी होगी, आपको हाथी को भी मनाना होगा। आपको हाथी के रास्ते को आसान बनाना होगा और उसे प्रेरित करना होगा। सिर्फ तर्क देने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये जो महावत और हाथी वाली बात है, ये कोई नया साइकोलॉजिकल आइडिया नहीं है? मतलब ये तो हजारों साल पुरानी सोच है। यही इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है। हैरेट बताते हैं कि कैसे प्राचीन दार्शनिक इस अंदरूनी संघर्ष को बहुत गहराई से समझते थे। अच्छा। वो शायद इसे महावत और हाथी न कहते हों, पर उन्हें ये पता था कि हमारा मन बटा हुआ है। जैसे स्टोइक दार्शनिकों को लीजिए। मार्कस ऑरेलियस जैसे लोग कहते थे, बाहर की घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। ये क्या है? ये महावत को प्रशिक्षित करने का तरीका है। वो कह रहे हैं कि अपने महावत को सिखाओ कि वो हर चीज का मतलब कैसे निकाले, ताकि हाथी यानी आपकी भावनाएं बेवजह न भड़कें। तो मतलब आज की जो मशहूर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी है, वो एक तरह से प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी का ही नया वर्जन है। बिल्कुल, सीबीटी का भी तो यही आधार है। अपने नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचानो और उन्हें चुनौती दो, ताकि आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार बदल सके। ये तो महावत को मजबूत बनाने जैसा हुआ। हाँ, और दूसरी तरफ बुद्ध का ध्यान यानी मेडिटेशन को देखिए। वो क्या है? वो सीधे हाथी को शांत करने का तरीका है। एकदम सही। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने बेचैन हाथी को शांत करना सीखते हैं, ताकि महावत को सोचने और सही फैसला लेने का मौका मिल सके। और गीता में भी तो कुछ ऐसा ही है, अर्जुन का द्वंद्व। बिल्कुल, अर्जुन के मन का द्वंद्व इसी का प्रतीक है, जहां कृष्ण उसे भावनाओं से ऊपर उठकर अपने तर्क और कर्तव्य को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे अंदर की दुनिया की बात, अपने हाथी को समझना, उसे साधना। लेकिन हम अकेले तो नहीं रहते, हमारे आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं। हमारी खुशी के इस पूरे समीकरण में दूसरों की क्या भूमिका है? दूसरों की बहुत बड़ी, बल्कि शायद सबसे बड़ी भूमिका है। किताब एक सिद्धांत पर बहुत जोर देती है जिसे पारस्परिकता या रेसिप्रोसिटी कहते हैं। पारस्परिकता, इसका सरल मतलब है जैसे को तैसा या आपसी लेन देन। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। हाँ, ये तो कहावत है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि इंसानी समाज का गोंद है। हम अंदर से ही ऐसे बने हैं कि हम हिसाब रखते हैं, किसने हमारी मदद की
और किसका हमें बदला चुकाना है। हाँ, ये तो है। अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो एक बोझ सा महसूस होता है जब तक हम उसके लिए कुछ वापस ना कर दें। बिल्कुल। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, और बदला, रिवेंज, हाँ। ये दोनों भावनाएं इसी आपसी लेन देन के सिस्टम को चलाती हैं। अच्छा। ये हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने और एक समाज के तौर पर जिंदा रहने में मदद करती हैं। हैडेट तो ये भी कहते हैं कि गॉसिप यानी इधर-उधर की बातें करना भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। गॉसिप? वो कैसे? हम गॉसिप के जरिए पता लगाते हैं कि कौन भरोसे के लायक है और कौन धोखेबाज है। अरे वाह, ये तो सामाजिक स्तर पर लेन देन की बात हुई। लेकिन हमारे सबसे करीबी रिश्तों में, जैसे प्यार में, क्या ये सिर्फ लेन देन होता है या कुछ और भी है? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। और यहाँ किताब एक बहुत मार्मिक और जरूरी बात बताती है जो लेन देन से कहीं आगे है। 20वीं सदी के मध्य तक मनोविज्ञान भी ये मानता था कि बच्चे अपनी माँ से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो उन्हें खाना देती है, एक तरह का लेन देन। लेकिन फिर हैरी हार्लो के बंदरों पर किए गए प्रयोगों ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। ये काफी दिल तोड़ने वाले प्रयोग थे ना? बहुत। हार्लो ने बंदर के बच्चों को उनकी असली माँ से अलग कर दिया और उन्हें 2 नकली माँ दी। एक माँ तार की बनी थी, लेकिन उसके पास दूध की बोतल थी। और दूसरी माँ नरम कपड़े की बनी थी, लेकिन उसके पास दूध नहीं था। ओह। पुराने सिद्धांत के हिसाब से बच्चों को तार वाली माँ के पास होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बंदर के बच्चे अपना सारा समय कपड़े वाली माँ से चिपके रहने में बिताते थे। मतलब उन्हें खाने से ज्यादा सहारे की, अपनेपन के एहसास की जरूरत थी। बिल्कुल। इसे संपर्क सुख या कांटेक्ट कंफर्ट कहा गया। इस प्रयोग ने साबित किया कि जुड़ाव, स्पर्श और सुरक्षा की भावना हमारी सबसे गहरी जरूरतों में से एक है। और इसी से अटैचमेंट थ्योरी आई। हाँ, इसी आधार पर जॉन बोल्बी की अटैचमेंट थ्योरी बनी। ये थ्योरी बताती है कि बचपन में माता पिता, खासकर माँ के साथ हमारा रिश्ता कैसा था, वही हमारे बड़े होने पर हमारे रिश्तों की नींव रखता है। तो जिनका बचपन अच्छा था वो आगे भी खुश रहते हैं? ज्यादातर। जिन बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा जुड़ाव मिलता है, जहां उन्हें पता होता है कि कोई है जो उनकी देखभाल करेगा, वे बड़े होकर ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और स्थिर रिश्ते बना पाते हैं। ये बात थोड़ी डराती भी है। मतलब अगर किसी का बचपन मुश्किलों भरा रहा हो तो क्या उसकी खुशी की उम्मीद कम हो जाती है? ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होती। थेरेपी और अच्छे मजबूत रिश्ते उस शुरुआती कमी को भरने में मदद कर सकते हैं। पर हाँ, हमारे शुरुआती रिश्ते हमारी हैप्पीनेस वायरिंग पर गहरा असर डालते हैं। तो हमने अपने अंदर की दुनिया समझी, रिश्तों का महत्व समझा। अब उस एक आम सोच पर आते हैं जो शायद हम सब में है। जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी या जब मैं वो कार खरीद लूंगा तब मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। क्या ये सोच सही है? ये शायद खुशी के बारे में सबसे बड़ा भ्रम है, और किताब इस सोच को 2 बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों से चुनौती देती है। अच्छा, कौन से सिद्धांत? पहला है प्रगति सिद्धांत, प्रोग्रेस प्रिंसिपल। इसके अनुसार हमें मंजिल पर पहुंचने से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी उस मंजिल की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में मिलती है। मतलब मैराथन जीतने की खुशी से ज्यादा मजा उसकी तैयारी करने में है। बिल्कुल। मैराथन जीतने की खुशी 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ्ता रहेगी, लेकिन महीनों तक हर रोज सुबह उठकर दौड़ना, खुद को बेहतर बनाना, छोटी छोटी जीत हासिल करना, वो जो सफर का आनंद है वो ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। दिमाग को मंजिलें हासिल करने से ज्यादा मंजिलों की तरफ बढ़ने में मजा आता है। एकदम। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग कहता है ठीक है, अब अगला क्या है। और दूसरा सिद्धांत और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो है अनुकूलन सिद्धांत, अडैप्टेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि इंसान अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की परिस्थितियों का आदी हो जाता है। मतलब हम एक तरह के हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों की लॉटरी लगती है वे बेतहाशा खुश होते हैं, और जिन लोगों का किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है वे बहुत दुखी होते हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन 1 साल के अंदर दोनों ही समूह लगभग अपनी खुशी के पुराने स्तर पर लौट आते हैं। क्या? 1 मिनट, ये बात तो थोड़ी निराशाजनक भी लगती है। मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, हम वापस अपनी पुरानी खुशी के लेवल पर आ जाएंगे। तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या हुआ? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, और यहीं पर किताब हमें असली खुशी का फॉर्मूला देती है। ये कहती है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ बहुत जरूरी चीजें हमारे हाथ में हैं। एक फॉर्मूला खुशी का। हाँ,
फॉर्मूला है H = S+C+V। H बराबर S+C+V। ठीक है। H है हमारी हैप्पीनेस यानी खुशी का हमारा औसत स्तर। ओके। S है हमारा बायोलॉजिकल सेट पॉइंट यानी हमारा जेनेटिक आधार। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा आशावादी या खुशमिजाज होते हैं और कुछ ज्यादा चिंता करने वाले। ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। ये तो समझ आता है। और C? C है कंडीशंस ऑफ लाइफ यानी जीवन की बाहरी परिस्थितियां। जैसे आप अमीर हैं या गरीब, शादीशुदा हैं या अविवाहित, कहाँ रहते हैं। इनका तो बहुत असर पड़ता होगा। पड़ता है, पर उतना नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि अनुकूलन सिद्धांत के कारण हम इन सब के आदी हो जाते हैं। एक बड़ी गाड़ी कुछ महीनों बाद सिर्फ एक गाड़ी रह जाती है। तो फिर बचा V, और मुझे लगता है कि सारा राज इसी में छिपा है। बिल्कुल। V का मतलब है वॉलंटरी एक्टिविटीज। वॉलंटरी एक्टिविटीज? ये वो काम है जो हम अपनी मर्जी से जानबूझकर करते हैं, जैसे व्यायाम करना, दोस्तों से मिलना, कोई नया हुनर सीखना, मेडिटेशन करना या किसी की मदद करना। अच्छा। हैडेट कहते हैं कि स्थायी खुशी इसी V को बढ़ाने में छिपी है, क्योंकि इन चीजों के हम आदी नहीं होते। ये हमारे रोज के चुनाव हैं, हमारी आदतें हैं। असली कंट्रोल यहीं पर है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल के बाद अगर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 3 मुख्य सबक निकालने हों, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से पहला और सबसे जरूरी सबक है अपने हाथी को समझें और उसे साधें। उससे लड़े नहीं? हाँ, लड़े नहीं, उसे अपना दुश्मन न माने। हमारा हाथी बुरा नहीं है, वो बस हमें सुरक्षित और खुश रखना चाहता है, भले ही उसका तरीका कभी-कभी गलत हो। मेडिटेशन, व्यायाम और अपने विचारों पर ध्यान देने जैसी आदतें आपके महावत और हाथी के बीच एक बेहतर रिश्ता बना सकती हैं। ठीक है, अपने हाथी से दोस्ती करो। और दूसरा सबक, मुझे लगता है वो रिश्तों से जुड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरा सबक है, रिश्ते सोने से ज्यादा कीमती हैं। अपने सामाजिक संबंधों में समय और ऊर्जा लगाइए। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करें। दोस्तों और परिवार के लिए मौजूद रहें। आज की दुनिया में हम अक्सर करियर और पैसे के पीछे भागते हुए अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हेडेट के अनुसार गहरे और मजबूत रिश्ते खुशी का सबसे बड़ा और भरोसेमंद स्तंभ है। और अकेलापन खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एकदम। और तीसरा और आखिरी सबक, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला है। हाँ, और वो है सफर का मजा लें, मंजिल की चिंता छोड़ें। खुशी किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस उपलब्धि की ओर लगातार बढ़ने की प्रक्रिया में है। वो V फैक्टर। हाँ, वो वॉलंटरी एक्टिविटीज, उन गतिविधियों को पहचानें जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाती हैं, जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। चाहे वो पेंटिंग हो, बागवानी हो या किसी से गहरी बातचीत करना, यही स्थायी संतुष्टि का असली स्रोत है। तो दी हैप्पीनेस हाइपोथेसिस हमें सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे पाया या खरीदा जा सके। ये बीच से आती है। बिल्कुल। ये हमारे अंदर यानी हमारे तर्क, महावत और भावनाओं, हाथी के बीच सही तालमेल से आती है। ये हमारे और दूसरों के बीच यानी हमारे रिश्तों की मजबूती से आती है। और ये हमारे शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने से भी आती है। ये हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी और आधुनिक विज्ञान का एक वाकई में खूबसूरत संगम है। यस। ये हमें याद दिलाता है कि एक सार्थक जीवन जीना ही सच्ची खुशी है, न कि सिर्फ खुशी के एहसास के पीछे भागना। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब कहती है कि सद्गुण, वर्च्यू और खुशी का गहरा नाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनने से हमें क्या मिलेगा, लेकिन क्या हो अगर अच्छा होना, दूसरों के लिए कुछ करना, खुद में ही एक इनाम हो? अगर आज से हम रोज सिर्फ एक छोटा सा काम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ नेकी के लिए करें, तो वो हमारे अंदर खुशी के एहसास को कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।